नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आद्य इतिहास के बारे में। तो आद्य इतिहास का मतलब है कि नवपाषाण प्लस हड़प्पा दोनों को ही हम इसमें ले लेते हैं। और इसके में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, लगभग 80 क्वेश्चन मैं रखूँगा इसमें। और 80 क्वेश्चनों में से आपने अगर 40 प्लस क्वेश्चन बता दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप 40 से कम बता पाए तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हर क्वेश्चन को बताऊंगा और हर क्वेश्चन की डिटेल बताऊंगा, और चारों भी जो भी ऑप्शन है उन चारों के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद मैं 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लूँगा, उसमें आपको उसका आंसर देना है। उसके बाद में मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और इनके बारे में पढ़ना है। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आद्य इतिहास में सामान्यतः इनमें से कौन सा शामिल है? तो हमें बताना है कि जो आद्य इतिहास में कौन सा शामिल है। पुरापाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण और वैदिक युग। तो इसमें से आपको बताना है, फटाफट बताओ। केवल 1 2 3, केवल 2 व 3, केवल 2 3 4, या फिर सारे ही? फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 व 3। तो 2 व 3 में कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा और नवपाषाण। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण। हम बात कर रहे हैं आद्य इतिहास की, तो पुरापाषाण आद्य इतिहास का पार्ट नहीं है, ये उससे पहले की पार्ट्स की बात की जा रही है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा और नवपाषाण। तो नवपाषाण काल में ही हड़प्पा काल को भी इन्वेंट करते हैं, और इन दोनों को ही हम आद्य इतिहास में काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक युग आता है। तो वैदिक युग हमारा बाद का समय को बारे में डिफाइन कर रहे हैं, बाद के समय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर का, इतिहास की वैसी कालावधि जिसकी लिखित जानकारी तो है पर उसका अर्थ नहीं ढूंढा जा सकता। तो उसके बारे में आपको बताना है। मतलब इतिहास की कौन सी कालावधि है जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए या फिर उसका अर्थ नहीं निकाल पाए, उसके बारे में आपको बताना है। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास या उपरोक्त सभी? फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो उस युग को कहते हैं हम आद्य इतिहास, जहाँ पर हमारे पास लिखित सामग्री तो होती है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। जैसे कि हड़प्पा में हमारे पास लिपि तो है या लिखित सामग्री तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हड़प्पा कौन से काल का हो गया? आद्य इतिहास। कौन सा हो गया? आद्य इतिहास। ठीक है, अब देखो प्राक इतिहास के बारे में जान लेते हैं हम। प्राक इतिहास की वो जानकारी जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, और जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ने की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, आद्य इतिहास में क्या होता है? हमारे पास लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लिखित साक्ष्य तो होता है, तो नवपाषाण में बहुत सी जगह हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, जैसे कि हड़प्पा के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, इतिहास में क्या होता है? हमारे पास लिखित सामग्री भी होती है और हम उसको पढ़ भी पाते हैं या उसकी लिपि को हम जानते भी है। जैसे वैदिक युग है या फिर उसके बाद का समय है, उस सब के बारे में हम उसे कहते हैं इतिहास। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी मिस्र की सभ्यता है, तो जो मिस्र की सभ्यता में हमारे पास लिखित सामग्री भी है और हम उसको पढ़ भी पाए हैं, तो मिस्र की सभ्यता कौन से काल की हो जाएगी? आद्य इतिहास की। जबकि हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास लिपि है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी हमारे आद्य इतिहास की। ठीक है, आगे देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस सभ्यता में लोग साक्षर नहीं थे? तो आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता में लोग थे वो साक्षर नहीं थे। हड़प्पा, वैदिक युग या फिर आद्य ऐतिहासिक या पुरापाषाण? फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। देखो, हड़प्पा है तो हड़प्पा के लोग पढ़ना जानते थे, हालांकि हम उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं लेकिन वो लोग तो साक्षर थे। ठीक है, उसके बाद वैदिक युग के लोग भी साक्षर थे, जितने भी ग्रंथ है ऋग्वेद वगैरह है वो उसी समय के हैं, तो वो लोग भी साक्षर थे। ठीक है, पर आद्य ऐतिहासिक, तो आद्य ऐतिहासिक के लोग भी पढ़े लिखे थे या फिर वो भी पढ़ना जानते थे। जबकि पुरापाषाण में ना तो कोई लिपि थी, ना ही कुछ लोग पढ़ना जानते थे, ना ही कुछ और था, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में खाद्य उत्पादन का आरंभ का प्रमाण मिलता है। भारत में जो खाद्य उत्पादन का आरंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है या फिर कौन सी जगह से मिलता है? जो खाद्य उत्पादन मतलब से कि हम जो खाद्य उत्पादन का मतलब है हमने फसल उगाना कब स्टार्ट किया था, उसका सबसे पहला हमें साक्ष्य कौन सी जगह से मिलता है उसके बारे में बताना है। बलूचिस्तान 7000 वर्ष पूर्व, राजस्थान 8000 वर्ष पूर्व, असम 9000 वर्ष पूर्व, दक्षिणी भारत 7000 वर्ष पूर्व। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए।
क्या हो जाएगा ए का मतलब है बलूचिस्तान 7000 वर्ष पूर्व। हालांकि एनसीईआरटी में दे रखा है मेहरगढ़ में 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं या जौ उपजाया गया था या फिर खाद्य उत्पादन आरंभ किया गया था, ये दे रखा है एनसीईआरटी में। और ये बलूचिस्तान 7000 वर्ष पूर्व, ये भी हमारा ठीक है। मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान में ही है, सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। जब हम ईरान जाते हैं तो बोलन दर्रे के पास में ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत में ऐतिहासिक लेखन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है। जो ऐतिहासिक लेखन का मतलब सबसे पहले हमें ऐसा कौन सा ऐतिहासिक लेखन मिला है जिसका सबसे पुराना वो है, कौन सा है वो, उसके बारे में बताना है। अशोक का अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, अयोध्या से प्राप्त प्राचीन अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। जो अशोक का अभिलेख है वो सबसे पुराना है, ठीक है। कौन सबसे पुराना जो लिखित है, मतलब जो लिखित हमें जो साक्ष्य मिले हैं इतिहास के जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो सबसे पुराना कौन सा है, अशोक का अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, भारतीय संदर्भ में कुल मिलाकर इसका आशय उस विस्तृत युग से है जब खाद्य उत्पादन आरंभ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप वृत्त सिंधु घाटी और बलूचिस्तान में बस्तियां बस गई थी। उपरोक्त वर्णन किस कालावधि से संबंधित है। तो आपको इसको क्वेश्चन को समझना है कि कब तो सबसे पहले कब तो खाद्य उत्पादन आरंभ हो गया था और सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में बलूचिस्तान में बस्तियां बसना स्टार्ट हो गई थी। तो वो कौन से युग की बात की जा रही है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा बी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में क्या हुआ था कि गेहूं या फिर जौ जाना स्टार्ट कर दिया था। तो वो समय कौन सा था उसके बारे में भी मैंने बताया था कि आद्य इतिहास था, ठीक है। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में बस्तियां बसना स्टार्ट हो गई और खाद्य उत्पादन भी स्टार्ट हो गया था, वो समय था आद्य इतिहास, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, आद्य इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब हम कुछ कथन दे रखे हैं जो कि आद्य इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। आद्य इतिहास के बारे में कम से कम पहले 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये कथनों का भी आंसर आप बता दोगे। देखते हैं कथन क्या है। पहला है, कृषि व्यवस्था ताम्रपाषाण उपकरणों पर आधारित थी, कालांतर में लोहे का प्रयोग भी आरंभ हो गया था, ग्रामीण भारत की आधारभूत सामग्री का विकास इसी काल में हुआ था। ये 2 कथन है, इनके बाद में आपको उत्तर देना है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2, दोनों ही, न तो 1 न 2। बताओ फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा सी, मतलब दोनों कथन ही सही है। किस तरीके से थोड़ा समझते हैं। जो कृषि व्यवस्था ताम्रपाषाण उपकरणों पर आधारित थी, आद्य इतिहास की बात की जा रही है, तो आद्य इतिहास में जो कृषि व्यवस्था थी वो ताम्रपाषाण उपकरणों पर आधारित थी, मतलब तांबे के ही उपकरण यूज में होते थे। कालांतर में लोहे का प्रयोग भी आरंभ हो गया था, तो ये बात भी सही है। कालांतर का मतलब बाद के समय में लोहे का प्रयोग भी हो गया था। जैसे आपको दक्षिणी क्षेत्र में महापाषाण युग के बारे में बात की जा रही है, वो भी नवपाषाण वाले टाइम पे ही रहा था, तो उस समय क्या था कि लोहे का प्रयोग भी आरंभ हो गया था। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, ग्रामीण भारत की आधारभूत सामग्री का विकास इसी काल में हुआ, मतलब जो ग्रामीण भारत था, जो बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो इसी समय हुई थी। तो ये भी हमारा सही है, तो इसलिए हमारा दोनों ही सही है कथन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अगला, निम्न में से किन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन C40 पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि C40 पद्धति का उपयोग किन चीज़ों की आयु ज्ञात करने के लिए पता किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पुरानी जमी बर्फ को पता करने के लिए, कोयला का पता करने के लिए, पुरानी चट्टानों को पता करने के लिए, डायनासोर की हड्डियों का पता करने के लिए। तो बताना है आपको, ए हमारा उपयुक्त सभी, बी है 2, 3, 4, सी है 2 व 4 और डी है हमारा 1, 3, 4। तो फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। तो सी कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो उस समय जो C40 पद्धति का प्रयोग किया जाता है आज के समय, वो पुरानी बर्फ को जमी हुई बर्फ की आयु ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता, वे कोयले की आयु ज्ञात करने के लिए भी पता किया जाता कि ये सही है हमारा। पुरानी चट्टानों को आयु ज्ञात करने के लिए इसका पता नहीं किया जाता, डायनासोर की हड्डियों का पता लगाने के लिए इसका किया जाता है। मतलब 2 कथन सही है हमारे, तो 2 व 4 ही सही। अब थोड़ा सा इसके C40 के बारे में हम देख लेते हैं। होती क्या है कि कोई भी या तो जीवाश्म है जो जानवरों के हैं, या फिर
कोई प्रकृति मतलब या फिर मतलब वनस्पति के उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम C40 का प्रयोग करते हैं। और ये इनकी आयु कितने साल तक की को हम पता कर सकते हैं। लगभग हम 50,000 वर्ष तक की आयु C40 पद्धति के अलावा C40 पद्धति के द्वारा हम पता कर सकते हैं। C40 का मतलब होता है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, तो 50,000 साल पुरानी वस्तुओं तक को कौन सी वस्तुएं सिर्फ वनस्पति और जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। तो हड्डी हुई जीवाश्म मतलब जो भी जीव जंतुओं का ही रहा था, कोयला वनस्पति हो गया, तो इनकी आयु ज्ञात करने के लिए C40 या कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज़ और है, पुरानी चट्टानें, तो पुरानी चट्टानों को या फिर बर्फ़ वगैरह की आयु कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पुरानी चट्टानें या फिर जो बर्फ़ है या फिर 50,000 वर्ष से पूर्व की कुछ चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन की आयु ज्ञात करनी है या फिर चट्टानों की आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति। ठीक है, तो आपको याद रखना है 50,000 वर्ष से पूर्व पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है, चट्टानों की आयु ज्ञात करनी है और कुछ की आयु ज्ञात करनी है, तो हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन 40 पद्धति में कार्बन 14 का क्षय होकर तब्दील होता है। मतलब जो कार्बन C40 पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति है, इसमें जो कार्बन 14 का क्षय होता है और वो किस में तब्दील होता है? कार्बन 12 में, कार्बन 18 में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, मीथेन में। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। जो कार्बन C40 पद्धति में जो कार्बन का क्षय होता है और क्षय होने के बाद में वो कार्बन 12 में बदल जाता है या तब्दील हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, काल निर्धारण में BC का प्रयोग किया जाता है। मतलब काल निर्धारण का मतलब है समय की गणना में हम BC का प्रयोग किस रूप में करते हैं? संशोधित कालावधि को दर्शाने के लिए, वर्तमान से पूर्व दर्शाने के लिए, ईस्वी पूर्व की अंश शोधित तिथि को दर्शाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? लगता है मुझे सबको आता होगा, फिर भी बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी, ईस्वी पूर्व की अंश शोधित तिथि को दर्शाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से है। देखो, अभी हमारी साल चल रही है 2020, बिल्कुल चल रही है। 2020 से 2010 भी रही होगी, 5 रही होगी, जो भी रही होगी, उसके बाद एक 0 से ही स्टार्ट हुआ होगा। जब 0 से जब स्टार्ट हुआ था तब हम उस समय को ईसा मसीह को जन्म से काउंट करते हैं। जब 0 को हम क्या करते हैं? ईसा मसीह का जन्म से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसका फादर भी रहे होंगे या फिर उसके ग्रैंडफादर भी रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे ना, तो उनका जन्म उनसे पहले हुआ होगा। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसकी बाद की तारीख को हम बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडा डोमनी। एडी का मतलब होता है एडा डोमनी, एडा डोमनी के जन्म के बाद। तो इसको हिंदी में बोलते हैं ईसवी। ठीक है, और उसके जन्म से पहले की तिथि को बोलते हैं अंग्रेजी हम BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, और हिंदी में बोलते हैं इसको ईसवी पूर्व। ठीक है, तो ईसवी या ईसा के जन्म की पूर्व। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि BC का मतलब क्या है? BC का मतलब है ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, काल निर्धारण में BC का प्रयोग किया जाता है। जो हम काल निर्धारण करते हैं उसमें BC का प्रयोग किस लिए करते हैं उसके बारे में मैंने अभी, ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी लगभग रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डेंड्रोकोर्नोलॉजी। डेंड्रोकोर्नोलॉजी का संबंध है, मतलब डेंड्रोकोर्नोलॉजी का संबंध किससे है इसके बारे में आपको बताना है। बाल के डंडरफ से, मृत जानवरों से, या फिर काल निर्धारण की एक विश्वसनीय विधि जिसमें पेड़ के वलयों की गणना द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, या फिर भौतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में। तो आपको बताना है इसका उत्तर। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मुझे लगता है बता दोगे। ठीक है, बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इस तरीके से हो जाएगा डेंड्रोकोर्नोलॉजी। देखो, ये कोई एक पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर क्या होती है? उसकी परत होती है खाल टाइप में, जो खाल होती है ना वो परत ही एक तरीके से। तो इन पेड़ों की खालों के वलय, इन पेड़ों की खालों का जो वलय होता है, वलय का मतलब होता है घुमाव, चारों तरफ घूमी हुई होती है खाल, उसकी जो हम उसकी आयु ज्ञात करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं उससे कि पेड़ की आयु क्या रही होगी या फिर कितनी पुरानी रही होगी, उसको ही हम डेंड्रोकोर्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में बता रहे हैं कि नवपाषाणिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
तो हमें बात की जा रही है नवपाषाणिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो उसमें से इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप एग्जाम में करते हो तो उसमें ये नहीं देखते कि वो सही है या फिर गलत है, और वहीं पर आप मार खा जाते हो। तो इसमें आपको देखना नवपाषाणिक अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, अर्थव्यवस्था सामान्यतः आत्मनिर्भर थी। ये बहुधा व्यापारिक तंत्र से जुड़े हुए थे। विलासिता की वस्तुएं विदेशों से आयात की जाती थी। लोहे का व्यापक स्तर पर आयात किया जाता था। तो आपको बताना है नवपाषाण के बारे में। ठीक है, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो डी किस तरीके से होगा समझते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था सामान्यतः आत्मनिर्भर थी, तो ये कथन हमारा सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कथन सही है। ये बहुधा व्यापारिक तंत्र से जुड़े हुए थे, कि जो भी व्यापारिक तंत्र थे उनसे ये सारे ही जुड़े हुए थे, ये भी सही है। विलासिता की वस्तुएं थी वो विदेशों से मंगाई जाती थी। जो भी राजा या फिर जमींदार या फिर सरदार होते थे वो विलासिता की वस्तुएं थी वो विदेशों से मंगवाते थे, ये भी बात सही है। लोहे का व्यापक स्तर पर आयात किया जाता था, क्योंकि उस समय लोग लोहे को जानते ही नहीं थे या लोहे का प्रयोग ही नहीं होता था, तो लोहे का आयात कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं 14 में से कौन सी उपलब्धि नवपाषाण युग से संबंधित है। तो आपको बताना है कि नवपाषाण युग से संबंधित कौन सी उपलब्धि है उसके बारे में बताना है। कृषि एवं ग्राम जीवन, प्रथम नगरीकरण, लोहे का व्यापक प्रयोग, धातुक्रम का व्यापक ज्ञान। तो आपको इसमें बताना है, फटाफट बताओ। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो, निम्न में से कौन सी उपलब्धि नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी उपलब्धि नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, कृषि एवं ग्राम्य जीवन, प्रथम नगरीकरण, लोहे का व्यापक प्रयोग, धातुक्रम का व्यापक ज्ञान। तो बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखो, कृषि एवं ग्राम जीवन नवपाषाण युग में बिल्कुल हो चुका था। प्रथम नगरीकरण भी वहाँ पर हो चुका था, क्योंकि प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता, और द्वितीय नगरीकरण था महाजनपद काल। द्वितीय नगरीकरण था महाजनपद काल। ठीक है, और फिर था लोहे का व्यापक प्रयोग। उस समय नहीं था, क्योंकि लोहे को वो नहीं जानते थे। धातुक्रम का व्यापक ज्ञान, धातु का मतलब जितनी धातुआं थी, जैसे तांबा वगैरह थी, पीतल जस्ता था, इनके बारे में वो लोग जानते थे, जबकि लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित बोलन नदी के किनारे वह ऐतिहासिक पुरास्थल जहाँ प्रथमतः कृषि के साक्ष्य स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। कि सिंध और बलूचिस्तान का वो क्षेत्र के बारे में बताना है जो कि बोलन नदी के किनारे है, वहाँ पर कृषि के पहली बार साक्ष्य मिले हैं। वो कौन सी जगह है? संगोल, पल्लीकल, मेहरगढ़, रावलपिंडी। बताओ फटाफट। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें आपको 6-7वां नंबर का क्वेश्चन था, तब मैं इसके बारे में कर चुका हूँ। फिर भी बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मैंने बताया था कि जो सिंध और बलूचिस्तान में जब ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन नदी के पास में बोलन दर्रा है, उसके पास में बोलन नदी है, उसके पास में मेहरगढ़ है, वहाँ पर सबसे पहले हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मेहरगढ़ से किन 2 फसलों की विभिन्न किस्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि मेहरगढ़ से वो कौन सी 2 फसल है जिनकी विभिन्न मतलब 2-3 किस्म की बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। गेहूं व मक्का, गेहूं व चावल, गेहूं व जौ, गेहूं व तरबूज। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आपको पता है कि मेहरगढ़ में गेहूं व जौ की सबसे पहले फसल उगाई गई थी, और मेहरगढ़ में ही गेहूं व जौ की 2-3 किस्में मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सा भाग गेहूं और जौ की प्राकृतिक क्षेत्र में आता है। तो आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत में गेहूं व जौ के प्राकृतिक क्षेत्र में कौन सा भाग आता है, इसके बारे में बताना है। पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग, दक्षिणी भाग। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखो, इस तरीके से मैप बना लेते हैं भारत का, थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये 4 दिशा, ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई। यहाँ पर मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में, बलूचा सिंध वाले क्षेत्र में गेहूं जौ की क्षेत्र मिला है जो कि प्राकृतिक है। तो ये हो गया उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम। कौन सा हो गया? पश्चिम उत्तर या पश्चिम उत्तर भारत। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी।
अगला नंबर का क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का, कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल वर्तमान श्रीनगर के पास स्थित है? तो ये अगर आपने चैप्टर को ध्यान से देखा होगा, मेरे जो चैप्टर सेकंड चैप्टर को, तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी बता देता हूँ मैं। नवपाषाणिक पुरास्थल है जो कि कश्मीर वर्तमान श्रीनगर में है, मेहरगढ़, एरण, बुरजोम, सुरकोटता। फटाफट बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। जो बुरजोम है हमारा नवपाषाणिक स्थल है, ये कहाँ पर है? कश्मीर में, श्रीनगर के पास में। ठीक है। मेहरगढ़ है हमारा, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको नवपाषाणिक कुछ स्थल है जिनके बारे में, कि कौन कौन से स्थल है, आपको लिख लेना है थोड़ा सा। देखो, दाऊजली हेडिंग्स, ये हमारा असम में है। कौन सा है? दाऊजली हेडिंग कहाँ पर है? असम में। उसके बाद में मेहरगढ़ आपको बता ही दिया, कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये 2 स्थान है हमारे मध्य भारत में। ठीक है। उसके बाद चिरांद है, सबसे इंपॉर्टेंट में आता है ये, जो कि चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। उसके बाद में हुंसी और हल्लूर हैं, ये 2 कर्नाटक में हैं। उसके बाद में पैयमपल्ली हमारा मद्रास और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक की बॉर्डर पे है। तो जो मैंने कुछ स्थान बताए हैं ये हमारे नवपाषाणिक के, एक बार दोबारा बता देता हूँ। दाऊजली हेडिंग असम, मेरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डियावा महागढ़ा मध्य भारत में, चिरांद बिहार में, हुंसी हिल्लूर कर्नाटक में, पैयमपल्ली मद्रास या फिर हमारा कर्नाटक के बॉर्डर पे है। ठीक है। तो ये कुछ नवपाषाणिक स्थल थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का, आदमगढ़ और बागोर नामक स्थल मूलतः संबंधित है, इसके बारे में बताना है। आदम और बागोर किससे संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, पुरापाषाण से, सैंधव काल से। फटाफट बताओ। तो जो आदम और बागोर है ये हमारे मध्यपाषाण काल से संबंधित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पा जाते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से 5वीं 6वीं शताब्दी के चावल के दोनों किस्मों के अर्थात जंगली व मूल किस्मों के सबूत प्राप्त हुए हैं? तो आपको जो बताना है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जगह है उसके बारे में बताना है, जहाँ से चावल के दोनों किस्म, 5वीं 6वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 5वीं 6वीं शताब्दी में दोनों किस्म के चावल मिले हैं। 2 किस्म कौन से? एक तो जंगली किस्म के और एक मूल किस्म। ठीक है। तो कोल्डी हवा, सरायनाहर, बसोहनी, सराय ख्योला। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। कोल्डी हवा से हमें दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो कि बलूचिस्तान में नहीं है। किली गुल मोहम्मद, जोर जोरलाई, रांडा गुंडई, बागोर। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों ही स्थान बलूचिस्तान में है, जबकि बागोर है ये हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में एक नदी है बनास, बनास की सहायक नदी है कोठारी, और कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा से कुछ दूरी पे, मतलब लगभग 21 किलोमीटर दूर है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा से 21 किलोमीटर दूर बागोर नामक स्थान है। ठीक है। आगे देखो 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पुरास्थल अति विशिष्ट विचित्र मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा ऐसा स्थल है जो कि अति विशिष्ट मृद भांड, मतलब डिफरेंट तरीके के मिट्टी के बर्तन वहाँ पर मिले हैं, वो कौन सी जगह है उसके बारे में आपको बताना है। किली गुल मोहम्मद, जोर जोलाई, राणा गुंडई, बागोर। तो बताओ फटाफट कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। जोरलाई। जोर लाई, जो कि ये कि सिंधु नदी के किनारे पर है, यहाँ से सिंधु नदी है, इसके यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है। किली गुल मोहम्मद बलूचिस्तान में है, राणा गुंडई भी बलूचिस्तान, सिंधु नदी किनारे है, बागोर राजस्थान में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जोर लाई से डिफरेंस तरीके के कुछ मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पे अलग तरीके की पेंटिंग वगैरह हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, गुमला व रहमान डेरी नामक पुरास्थल किस नदी की हटी में है? तो आपको बताना है जो गुमला और रहमान डेरी जो पुरास्थल है वो कौन सी नदी घाटी में स्थित है उसके बारे में आपको बताना है। सिंधु, रावी, गोमल, सतलज। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। जो पाक में जो नदी है एक गोमल नदी, उसके किनारे गुमला और रहमान डेरी स्थित है। अब देखो समझते हैं कैसे। ये सिंधु नदी जा रही है, इधर ये अफगानिस्तान से एक नदी आ रही है गोमल, इसके यहाँ गोमल नदी के इस वाले क्षेत्र पर ही यहाँ पर तो है हमारा गुमला और यहाँ पर है रहमान डेरी।
यहाँ पर है रहमान डेयरी। तो ये 2 स्थल हैं, ये गोमल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गोमल। ये हमारी गोमल नदी है, ये हमारी यहाँ से सिंधु है। ये सिंधु नदी है, ये गोमल नदी है, सिंधु की सहायक है, और ये यहाँ पर पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खां में आकर सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो ये समझ लो आप, नदी के बारे में देख लो। गोमल नदी कहाँ से निकलती है? अफगानिस्तान में, और डेरा इस्माइल में जाकर ये सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल पंजाब, भारत एवं पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं है? देखो, आपको बताना है कि कौन सा नवपाषाण स्थल है जो पंजाब में सम्मिलित, पंजाब में नहीं है। तो वो पंजाब भारत की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के पंजाब की बात की जा रही है, मतलब उसके पूरे पंजाब में ही वो स्थल नहीं है, उसके बारे में बताना है आपको। सराय खोला, जलीलपुर, गुल मोहम्मद, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, किले गुल मोहम्मद। क्या हो जाएगा? किले गुल मोहम्मद। जो ये स्थान है ये हमारा पंजाब में नहीं है, बाकी की सराय खोला पंजाब में, जलीलपुर पंजाब में। तो किले गुल मोहम्मद कहाँ पर है? ये जब सिंधु नदी यहाँ पर दाटती है तो कराची वाले जो प्रदेश है पाकिस्तान का, वहाँ जो कच्छ का रन पड़ता है थोड़ा सा, उस क्षेत्र में ये किले गुल मोहम्मद वाला जगह है। ठीक है, कहाँ पर है? कच्छ के रन या फिर गुजरात वाले भाग है, जो कराची पाकिस्तान की तरफ का जो इलाका है कराची वाला, वहाँ पर ये किले गुल मोहम्मद है। बाकी की ये दोनों कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा, नवपाषाण काल में लाजवर्द मणि का एकमात्र स्रोत था, मतलब लाजवर्द मणि जो थी वो कहाँ से पैदा होती थी या मंगवाई जाती थी, यहाँ पर कहाँ पर मिलती थी, उसके बारे में आपको बताना है। एकमात्र जगह पर वो मिलती थी, उसके बारे में बताना है। उत्तरी पाकिस्तान में, दक्षिणी ईरान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, जावा व सुमात्रा। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी, उत्तरी अफगानिस्तान में लाजवर्द मणि मिलती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक किलेबंद सिंधु पूर्व सभ्यता की बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए। आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि एक किलेबंद बस्ती है जो कि सिंधु सभ्यता से पूर्व की है, सिंधु सभ्यता से पूर्व की है, तो वो कौन सी जगह उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर, कोटतीजी से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तो मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु सभ्यता से पूर्व की भी हमें एक किलेबंद बस्ती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, हकरा पाट किस नदी से संबंधित है? तो हमें बताना है कि जो हकरा पाट है वो कौन सी नदी से संबंधित है। घग्गर, सिंधु, रावी और गंगा। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। देखो, इसको थोड़ा समझते हैं किस तरीके से होगा। ये इस तरीके से हमारा ये भारत है, और यहाँ पर ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये राजस्थान वाला क्षेत्र ऐसे लगा लेते हैं। तो राजस्थान में हरियाणा वाले क्षेत्र एक नदी निकलती है, घग्गर नदी निकलती है, घग्गर, और वो राजस्थान में बहती हुई रेगिस्तान से जाती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है। लेकिन वो तभी जाती है जब इसमें ज़्यादा पानी हो या फिर बाढ़ आने की सिचुएशन में। अगर बाढ़ नहीं हो या फिर ज़्यादा पानी नहीं हो तो राजस्थान के रेगिस्तान में ही ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसमें बाढ़ आ जाती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है, तो पाकिस्तान में इसको कहते हैं हकरा या फिर हकारा। ठीक है, तो समझ में आ गया। हकारा पाट कौन सी नदी से संबंधित है? घग्गर से। घग्गर का ही नाम है जो कि पाकिस्तान में जाने के बाद में इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है जो कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ हड़प्पा पूर्व जीवन के संकेत मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता पूर्व किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शहर की योजना मुख्यतः त्रिभुजाकार थी, किलेबंदी के 5 चरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 वो दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल 1, 2, 3, केवल 2 व 4, केवल 1 व 2, इनमें से सभी। ठीक है, बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए नहीं, सॉरी, हमारा उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। सी का मतलब है केवल 1 व 2। देखो समझते हैं कैसे। हड़प्पा से पूर्व जीवन के संकेत मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले भी यहाँ पर सभ्यता थी, मतलब यहाँ पर प्राक हड़प्पा में भी सभ्यता थी और वहाँ पर भी
जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो एक जगह और थी मोहनजोदड़ो, वहाँ पर भी हमें हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता थी वो प्राक हड़प्पा भी थी और हड़प्पा के समतुल्य भी थी, और हड़प्पा के बाद भी वहाँ पर लोग रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से पूर्व जीवन के संकेत मिले हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा से पूर्व किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से भी हड़प्पा से पूर्व किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोनों कथन सही है। शहर की योजना मुख्यतः त्रिभुजाकार थी, ये हमारा गलत है, क्योंकि उस समय त्रिभुजाकार नहीं थी बल्कि चौकोर थी। उसके बाद देख लेते हैं किलेबंदी के 5 चरण देखने को मिलते हैं। जो किलेबंदी के जो हमें देखने को चरण मिल रहे हैं वो 5 मिल रहे हैं, ये हमारा गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 व 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे या कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है या फिर कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बताना है। पक्की मिट्टी का खिलौना, पहिए तथा मवेशियों की अस्थियां, बैलगाड़ी की अस्तित्व तथा संस्कृत की पांडुलिपियां। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, इनमें से सभी। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। देखो समझते हैं। पक्की मिट्टी के खिलौना कालीबंगा से मिले, बिल्कुल सही है। पहिए तथा मवेशी की हड्डियां मिली है, बिल्कुल ये भी सही है। बैलगाड़ी का अस्तित्व मिला, ये भी सही है। इसका हमने कैसे अंदाजा लगाया? मिट्टी का हमें एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी की आकृति का, जिससे अंदाजा लगा लिया कि बैलगाड़ी भी उस समय थी। ठीक है। संस्कृत की पांडुलिपियां, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि उस समय संस्कृत बोली ही नहीं जाती थी। उस समय एक अलग ही तरीके की लिपि थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है। संस्कृत कब बोली जाती थी? संस्कृत उसके बाद में वैदिक काल में बोली जाना स्टार्ट हुआ, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे उनके बारे में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, अनाज रखने के लिए चूना लोपित भूमिगत जाइलों का प्रयोग किया जाता था। हल का प्रयोग हल के प्रयोग के निश्चित साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको 2 कथन देने हैं, इन दोनों में से आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, न तो 1 न 2। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों ही कथन सही है। किस तरीके? देखो, अनाज रखने के लिए जो कोठार मिले हैं हमें, उन कोठारों में मतलब से लेप किया हुआ था चिकना करने के लिए, ताकि वो अनाज या फिर पुताई टाइप में की गई थी, ताकि वहाँ पर अनाज खराब ना हो या फिर अनाज में कोई जानवर वगैरह जैसे दीमक वगैरह लगती हैं वो ऐसा ना लगे। ठीक है। हल के प्रयोग के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। हमें एक हल्की खिलौना मिला है। हल्का हमें क्या मिला है? मिट्टी का खिलौना मिला है, पक्की मिट्टी का, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हल रहे होंगे। इसलिए हमारे दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 31 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है हड़प्पा के बारे में कि कौन सा कथन कृषि की उन्नति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। चना व सरसों की खेती की जाती थी। लोहे के हलों का व्यापक स्तर पर प्रयोग आरंभ हो गया था। कृषि के अधिशेष प्राप्त होने लगा था। चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। लगभग मेरे हिसाब से सबको आता होगा, फिर भी बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इसमें लिखा हुआ है लोहे के हलों का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता था। ये हमारा गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे को वो जानते ही नहीं थे, लोहे का प्रयोग ही नहीं होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा। सैंधव सभ्यता में पक्की मिट्टी, सीपियां और तांबे का प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पा सैंधव सभ्यता के बारे में बात की जा रही है, पक्की हुई मिट्टी के बारे में बात की जा रही है, सीपिया के बारे में बात की जा रही है और तांबे का प्रयोग के बारे में बात की जा रही है। देखो, इन चीज़ों से चूड़ियाँ बनाई जाती थी। इन सबों का उपयोग कृषि उपकरण बनाने में होता था। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों ही, न तो 1 न 2। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1। 1 का मतलब है ए। केवल 1 ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। समझते हैं कैसे। इन चीज़ों से चूड़ियाँ बनाई जाती थी। देखो, मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी से या सीपियों से या तांबे से क्या बनाई जाती थी? चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ये बिल्कुल सही है। जबकि सीपियों से या पक्की मिट्टियों से कृषि के उपकरण नहीं बनाए जाते थे। सीपियों के कृषि के उपकरण क्या बनेंगे? पक्की मिट्टी के कृषि के उपकरण क्या बनेंगे? हालांकि बर्तन बन सकते हैं पक्की मिट्टी के, लेकिन कृषि का हल तो नहीं बन सकता। ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता में कम से कम कितने प्रकार के गैर चित्रित मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब कितने प्रकार के गैर चित्रित मृदभांड मिले हैं हमें, जिन पे
मतलब गैर चित्र मृत भांड का मतलब है इस तरीके के बर्तन मिले हैं जिन पर चित्र नहीं है, मतलब चित्र नहीं है, वो हमें मिले हैं 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 10 प्रकार के, 12 प्रकार के। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। हमें 6 प्रकार के ऐसे मृत भांड मिले हैं जिन पर कोई चित्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का। 2 यहाँ पर एक कथन दे रखा है, एक यहाँ पर कारण दे रखा है, उन दोनों के हिसाब पे हमें पता करना है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा किया गया। ठीक है, ये हमारा कथन एक कारण होगा। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सिंधु नदी घाटी तक सीमित नहीं था। सिंधु नदी घाटी क्षेत्र तक सीमित नहीं था। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, कथन 1 व 2 दोनों ही, कथन और कारण दोनों ही सही है, तथा कथन की जो कारण है वो सही व्याख्या हो रही है। आगे देखो, कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है। तो इनके बारे में आपको बताना है। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या होगा? ए। कथन और कारण दोनों ही सही है। थोड़ा समझते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण था वो हड़प्पा किया गया था। क्यों किया गया था? ये सबसे पहले ही खोजा गया था। उसके बाद में इसका नाम कर दिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन फिर कारण देखो, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सिंधु नदी घाटी तक सीमित नहीं था, इसलिए फिर हमने इसको सिंधु नदी घाटी को भी इतना औचित नहीं माना। फिर इसका दोबारा हमने नाम हड़प्पा ही ज़्यादा बोलने लगे या फिर मानने लगे। कारण ये था क्योंकि ये सारे जिसके केंद्र थे वो सिंधु घाटी पर ही नहीं थे, और नदियों पर भी इसके क्षेत्र थे, या फिर और नदियों के किनारे भी ये सभ्यता पनपी या फैली हुई थी। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर ए सही होगा। आगे देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना, क्या रट लेना है। ठीक है, दास्क नदी के मुहाने पर कौन सा स्थल था? सूतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, पठानीदम। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सूतकांगेडोर है वो हमारा, सूतकांगेडोर है वो था कि दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं ये कौन सी नदी किनारे था। जो बालाकोट था हमारा कुनहार नदी के किनारे था। कौन सी नदी थी? कुनहार। अब यहाँ की मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, शायद ये पेपर में आ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बालाकोट के बारे में। जो कुनहार नदी पे था, यहाँ पर सीप का उद्योग बड़ा फेमस था। किसका उद्योग था? सीप का उद्योग फेमस था। कौन सी जगह? बालाकोट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, डाबरकोट है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी, उसी के किनारे था। फिर है पठानीदम, ये हमारा मकरान तट पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। ठीक है, तो दास नदी के किनारे कौन सा था? सूतकांगेडोर था। बालाकोट का आपको याद रखना है कि ये सीप उद्योग यहाँ पर फेमस था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 36 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी बलूचिस्तान का कौन सा सैंधव स्थल अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते में पड़ता है? उत्तरी बलूचिस्तान का जो कौन सा क्षेत्र है वो अफगान जाने वाले रास्ते में या अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते में पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, सूतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, पठानीदम। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। जो डाबरकोट है वो अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर एक कथन दे रखा है, फिर उसका आर कारण दे रखा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल सिंधु नदी के मुहाने पर प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमारा कथन है। अब कारण देखते हैं। संभवतः उस समय समुद्र उस क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर तक रहा होगा। तो यहाँ पर एक कथन है, एक कारण है, आपको इसका उत्तर बताना है। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे देखो, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन सही है, फिर है कारण सही है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। ए का मतलब है कथन और कारण दोनों ही सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। थोड़ा समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल सिंधु नदी के मुहाने पर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये तो हमारा कथन था। कारण संभवतः उस समय समुद्र उस क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर तक रहा होगा, तो ये हमारा कारण भी सही है। देखो समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये तट हो गया, तो यहाँ पर ये सिंधु नदी आके मिल रही है या फिर समुद्र में गिर रही है। ठीक है, अब इस समय ये समुद्र का पानी यहाँ तक है। ठीक है, हो सकता है पहले समुद्र का पानी यहाँ तक रहा हो। ठीक है, पहले समुद्र का पानी यहाँ तक रहा हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं
कि यहाँ पर ये तट है, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो प्रेजेंट में पानी यहाँ तक है, तो लोग पहले तो यहीं रहते हैं, लेकिन अब पानी है वो यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके तट पर कोई भी हमें सिंधु सभ्यता का कोई स्थान नहीं मिला। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया हो सकता है पानी ऊपर तक रहा हो, तो ये हमारी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 38 नंबर का है, जुदेड़ो हमारा है, जुदेर जोदड़ो है, एक जगह है जुदेर जोदड़ो नामक हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो आपको मोहनजोदड़ो तो आपको पता ही होगा, सिंधु नदी के किनारे है, तो जुदेर जोदड़ो के बारे में भी पता होगा। हिंडन नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी, फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सी। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। देखो समझते हैं ऐसे, ये हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। यहाँ पर हमारा ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर है ये जुदेर जोदड़ो। कौन सा है? जुदेर जोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो के उत्तर में है, मोहनजोदड़ो के उत्तर में है। ये नदी कौन सी है? सिंधु। तो कौन सी नदी के किनारे हुआ? सिंधु। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के समस्त सैंधव स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान का जो सैंधव स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो पूरा का पूरा कौन से जिले में है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, रामनगर, जयपुर, गंगानगर, जैसलमेर। फटाफट बताओ, लगभग सब पे आता होगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गंगानगर। देखो, इसको भी थोड़ा सा और समझाऊंगा डिटेल में कि यहाँ पर बताया कि पूरा राजस्थान का जो सिंधु सभ्यता है, जो कि यहाँ बात की जा रही कालीबंगा की। किसकी बात की जा रही? कालीबंगा की। वो कहाँ पर है? गंगानगर में। पहले ये था गंगानगर में स्थित, लेकिन अभी फिलहाल ये है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये आपको याद रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। तो मतलब पूरा का पूरा प्रदेश हुआ, गंगानगर में नहीं हुआ, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों में ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 40 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रख रहे हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन उस पार्ट में हम रखने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोपड़ एवं संगोल नामक ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि जो रोपड़ है और संगोल है वो कौन सी जगह है, उसके बारे में बताना है, कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो बताओ फटाफट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सीधा सा है कि पंजाब, ए। तो जो रोपड़ है और संगोल है वो कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 के थे। इसके बाद सेकंड पार्ट भी होगा इसका, और उस सेकंड पार्ट में भी लगभग मैं 40 क्वेश्चन रखूंगा। आपने इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करनी है और इनको बताना है कि कितने क्वेश्चनों का आप ठीक से आंसर दे पाए हैं। ठीक है, फिर बताना है मुझे कि नीचे कमेंट करके लिख भी सकते हो आप कि हमने इसका 20 क्वेश्चन का आंसर दिया, 25 का दिया या 30 का दिया है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि मैं और बेहतर वीडियो ला सकूं। तो धन्यवाद आपके लिए।